Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्या थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर्स नेशनलिज्म यूरोप का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इस हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप के हम 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने बात की है थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट्स की, और साथ ही साथ हमने बात की कि वो आइडियाज जो नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ावा देते हैं उनकी भी हमने बात की, जैसे कि आइडिया ऑफ लॉ पैट्री, लॉ सिटोई, और तो और हमने उसमें बात की है नेपोलियनिक कोड की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फ्रेडरिक सोरी का वर्ल्ड व्यू क्या है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि नेशनलिज्म जो है यूरोप में कैसे बना, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसकी बात हम करने वाले हैं। हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ और नेशन स्टेट को बढ़ावा मिला, एंड द फैक्टर्स व्हिच लीड टू द राइज ऑफ नेशन स्टेट, उन फैक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो का शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने नेशन स्टेट की थ्योरी में पढ़ा कि यूरोप जो है पहले के टाइम पर एक नहीं था। इसका मतलब ये कि यूरोप में जो भी कंट्रीज हैं वो बहुत ही डिवाइडेड थी मतलब जैसा हम कंट्रीज को आज देख पाते हैं, जर्मनी को, इटली को, इंग्लैंड को जिस तरह से आज देख पाते हैं वो उस तरह नहीं थी। छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी, यानी उनमें एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। वो लोग अलग अलग रूल करते थे, है ना, पर्सनली रूल करते थे। वहाँ के रूलर्स वो अपने आप को अलग समझते थे उस नेशन से। लेकिन जब उन्होंने सेम आइडेंटिटी पहचाना, सेम नेशन को बिलोंग करना, ये थिंकिंग उनके अंदर आई, तो उसे क्या कहा गया, नेशनलिज्म यूरोप कहा गया। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, कैसे नेशनलिज्म या नेशन स्टेट की थ्योरी बनना स्टार्ट हुई यूरोप में। और हम ये भी देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इंक्रीज किया है, विच लीड टू द राइज ऑफ नेशन स्टेट। वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स विच लीड टू द राइज ऑफ नेशन स्टेट थ्योरी। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे शुरुआत हुआ। नेशनलिज्म की शुरुआत होने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानिए कि यूरोप की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। आज हमें नेशन स्टेट की थ्योरी दिखाई देती है, आज नेशन यूनाइटेड है, अलग अलग जो नेशंस बने हुए, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गई, ये सब यूनाइटेड हैं। क्या मिडिल सेंचुरी में, यानी इसके पहले प्रीवियस टाइम में, यानी 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में जब रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था, उसके बाद का टाइम पीरियड पे, यानी वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले, क्या यूनाइटेड थे, कैसा वो पूरा बैकग्राउंड था, यानी सोशल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या था, उसकी हम बात करते हैं। पहले उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मिड 18th सेंचुरी की बात करते हैं। मिड 18th सेंचुरी, मिड मतलब मध्य, यानी मिडिल में, 18th सेंचुरी के मिडिल में, है ना। 18th सेंचुरी बोला मतलब 70-50 बात चलती होगी, मिड है तो 1750s के समय पर, है ना। नो नेशन स्टेट्स लाइक टुडे, देयर वर नो नेशन स्टेट्स लाइक टुडे। आज जैसे हम नेशन स्टेट देख पा रहे हैं, जर्मनी यूनाइटेड है, इटली यूनाइटेड है, इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं पूरा यूनाइटेड है, यानी छोटे छोटे स्टेट्स मिलके वो यूनाइटेड है, अलग नहीं है, सेम नेशन को बिलोंग करते हैं। इस तरह का जो आज हम देख पा रहे हैं, अगर हम पुराने मिड 18th सेंचुरी के ज्योग्राफिकल मैप को देखेंगे यूरोप के, तो हमें पूरी तरह से डिफरेंट दिखाई देगा ज्योग्राफिकल मैप। हाँ, क्योंकि वो उस वक्त नेशन स्टेट की थ्योरी थी ही नहीं, यानी कि वो जो भी स्टेट्स थे वो नेशन में कन्वर्ट हुए ही नहीं थे। वो क्या थे, अलग अलग स्मॉल पैचेस में, यानी कि परमानेंटली हम उसको सेपरेटली बोलेंगे। सेपरेटली मतलब अलग थलग रह के रूल करते थे वो लोग एक दूसरे के ऊपर, है ना। Today's Germany, Italy and Switzerland were divided into various kingdoms। जी हाँ, आज की जो जर्मनी है, इटली है और स्विट्जरलैंड है, ये सब डिवाइडेड थे, इसमें वेरियस किंगडम्स हैं, अलग अलग साम्राज्यों में, छोटे छोटे किंगडम्स राज्यों में बटे हुए थे। और हर एक अलग अलग राज्य में बटा है, तो हर एक का अलग अलग राज्य का क्या होगा, रूलर भी होगा। वो सारे एक होने चाहिए, लेकिन वो सब क्या है, अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक है। तो टुडे जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम्स, ये क्लियर है। दूसरी बात, रूलर्स ऑफ दिस किंगडम्स हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरी। एक तो पहली बात ये कि पहले कोई नेशन स्टेट था नहीं, उसके बाद जो स्टेट्स थे जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड थे। और तो और इन वेरियस किंगडम्स के, हर एक किंगडम्स का क्या था, अपना खुद का ऑटोनॉमस टेरिटरी था। यानी किसी ने जर्मनी के, मान लीजिए जर्मनी में एक ही रूलर रहना चाहिए, लेकिन जर्मनी के कितने 5 रूलर है, तो पांचों रूलर, जो 5 रूलर हैं वो अपने अपने राज्य पे, यानी अपने अपने हिस्से पे खुद का रूल चलाते हैं, खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं, मनमानी तरीके से अपना जो चाहे वैसा रूल करते हैं। वो बिलोंग ही नहीं करते एक दूसरे एक कंप्लीट नेशन को, वो चाहते ही नहीं कि वो एक नेशन के पार्ट बने, ना। वो अपने मर्जी से मनमानी तरीके से डेस्पोटिक रूलर बन के रहना चाहते हैं अपनी टेरिटरी में, ठीक है। They did not share a collective identity और a common culture। वो कॉमन कल्चर और कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे।
यानी कि वो थे तो एक ही नेशन का पार्ट, लेकिन वो रियलाइज नहीं करते थे, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो क्या है, एक ही नेशन के पार्ट है। दे डिड नॉट शेयर द कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर, ना ही कोई कल्चर मानते एक जैसा, ना ही आइडेंटिटी शेयर करते। यानी से फ्रेंच वाले हैं तो सभी, हमने देखा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, सारे फ्रांस वाले एक ही भाषा बोल रहे हैं, फ्रांस बोला जा रहा है, फ्रांस लिखा जा रहा है, फ्रेंच वाला है ना। तो इस तरह की काम ये लोग जो सेपरेट किंगडम्स थे ना, ऑटोनॉमस टेरिटरी, वो लोग ऐसा करते नहीं थे कुछ भी, है ना, अपनी मनमानी से रूल करते थे। इनको यूनाइटेडली नहीं रहना है। और तो दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे, एंड बिलोंग्स टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, और इनका इथनिक ग्रुप भी बहुत अलग अलग था। इथनिक का मतलब समझ रहे होंगे, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन में रहने वाले, अलग अलग रीजन वाले लोग। इसमें लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं ना, पावर शेयरिंग में हम पढ़ चुके हैं, इथनिक कंपोजिशन क्या होता है हम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है मिड 18th सेंचुरी का, यूरोप में मिड 18th सेंचुरी में जो कंडीशन थी, जी हाँ, यूरोप के मिड 18th सेंचुरी की जो कंडीशन थी कि देयर वर नो नेशन स्टेट्स, है ना, नेशन स्टेट थे ही नहीं। अभी जो हम देख पा रहे हैं उस तरह के नेशन स्टेट बिल्कुल नहीं थे। आज का जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड है वो एकजुट नहीं था, वो डिवाइडेड था, वेरियस सेपरेट किंगडम्स में डिवाइडेड था, और हर एक किंगडम का ना रूलर्स ऑफ दिस किंगडम्स हैड देयर ओन ऑटोनॉमस टेरिटरी, है ना। इस किंगडम के रूलर का अपना खुद का ऑटोनॉमस टेरिटरी था। ऑटोनॉमस मतलब खुद का होता है ना, सेपरेट होता है, सेपरेट समझ लीजिए, इंडिविजुअल पर्सनल समझ लीजिए, पर्सनल टेरिटरी होती थी। और तो और ये कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी शेयर भी नहीं करते थे, और अलग तरह की भाषा, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप को बिलोंग भी करते थे। तो ये हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री समझी है किसकी, मिड 18th सेंचुरी यूरोप की। तो आपको शॉर्ट में लिखने आ सकते हैं, व्हाट वाज द बैकग्राउंड हिस्ट्री और हाउ वाज द सोशल कंडीशन और ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। तो आपको बताना पड़ेगा यूरोप में क्या होता, मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशनल स्टेट नहीं था, है ना, नेशनल स्टेट नहीं था। इसका मतलब जो भी हम शहर कंट्रीज, नेशंस आज देख पा रहे हैं, स्विट्जरलैंड होगा, इटली होगा, जर्मनी है, ये वेरियस किंगडम में डिवाइड थे, और इन किंगडम्स के अपने ऑटोनॉमस टेरिटरी हुआ करती थी हर रूलर की। और तो और ये कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर शेयर नहीं करते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे और डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स भी था इनका। तो इस तरह की कंडीशन हमें देखने मिलती है। दिस इज द मेकिंग ऑफ नेशनल यूरोप स्टार्टिंग, है ना। अब हम बात करेंगे उन कुछ फैक्टर्स की जिनकी वजह से क्या होता है, नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ावा मिलता है। यानी नेशन स्टेट को बढ़ाने में, ये तो हमने बात की नेशन स्टेट नहीं होने की, फिर धीरे धीरे नेशन स्टेट का आइडिया आया। तो इस नेशन स्टेट का जो आइडिया आया, उस आइडिया को और बढ़ाने का, उसको और एक पुश देने का, उसको बढ़ावा इंक्रीज करने के, धक्का देने का काम किन फैक्टर्स ने किया, किन कारणों से उसको बढ़ावा मिला नेशन स्टेट की सोच को, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं फैक्टर्स विच लीड टू द राइज ऑफ द नेशन स्टेट थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पढ़ लेने के बाद लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ नेशन स्टेट। जी हाँ, हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके वजह से नेशन स्टेट के आइडिया को क्या मिला, राइज मिला, है ना, नेशन स्टेट की थ्योरी को और इंपॉर्टेंट, उसको बढ़ावा मिला, उसकी बात हम करते हैं। देखिए उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से कुछ 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनकी वजह से क्या हुआ है, नेशन स्टेट की थ्योरी को बहुत ज्यादा राइज मिला है, पुशअप मिला है ना, ये थ्योरी को बहुत बढ़ावा मिला, सपोर्ट मिला, किसकी वजह से, इन 4 फैक्टर्स की वजह से। कौन से 4 फैक्टर हम उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। न्यू मिडिल क्लास मतलब पहले का मिडिल क्लास आप जानते हैं, आपने इसके पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो न्यू मिडिल क्लास है वो क्या है, एजुकेटेड आया है, एजुकेट करके वो क्या कर रहा है, वर्क करके, बिजनेस करके, एग्रीकल्चर करके खुद को एजुकेट कर रहा है, एजुकेट करके क्या कर रहा है, और ज्यादा डेवलप हो रहा है, वो होशियार बन रहा है, पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हुआ, हम अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह ही बात कर रहे हैं। याद रखिए ये पूरा चैप्टर में से आधा जो बेस्ड है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर ही है। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अच्छे से समझ लीजिएगा डीप में, तो आप इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो पहली बात ये कि न्यू मिडिल क्लास जो राइज हुआ है, यानी नया मिडिल क्लास जो आया है, वो पहले की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है। पहले का मिडिल क्लास सिर्फ पैसा कमाने और अपने घर परिवार को पालने में ही विश्वास रखता था, है ना, उसका बाकी चीजों में इंटरेस्ट कम होता था। लेकिन अब जो न्यू मिडिल क्लास है वो क्या है, इन सब में इंटरेस्ट दिखाता है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाता है, उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज है क्योंकि वो खुद को एजुकेट भी किया है ना। तो पहला फैक्टर जो नेशनल स्टेट की थ्योरी को बढ़ाता है वो क्या है, द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। जी हाँ, न्यू मिडिल क्लास के होने की वजह से क्या हुआ है, नेशनल स्टेट की थ्योरी को और मजबूती मिली है, बढ़ावा मिला है, ठीक। दूसरा, द स्प्रेड ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को बढ़ावा मिला है। लिबरलिज्म का मतलब समझते होंगे, इसके पहले आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में कि लिबरल कौन होते हैं, रेडिकल कौन होते हैं, कंजर्वेटिव क्या होते हैं ना। अब लिबरलिज्म क्या है, एक सोच है, इट इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी। हम आपको समझा देते हैं, अगर आपसे कोई पूछे लिबरलिज्म क्या है, लिबरल मतलब वो लोग होते हैं जो थोड़े से दयावान होते हैं, थोड़ी सी दया होती है उनका। ये लोग क्या करते हैं,
पुरानी सोच वाले होते हैं। ये पुराने आइडियाज, पुराने कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर को चलते रहने देना चाहते हैं, फटाक से एकदम फटाफट चेंज नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि सडन चेंज आ जाए। पहले हम पुराने तौर तरीके से जीते थे तो अचानक से 2-3 दिन में क्या हो जाए, एकदम मॉडर्न तरीके से जीने लग जाए, ऐसा नहीं चाहते लोग, है ना। लिबरलिज्म मतलब क्या? इट इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी इन विच पर्सन थिंक्स दैट, है ना, पर्सन एंड दिस थिंकिंग सेज दैट, या इस तरह की सोच रखने वाला पर्सन क्या सोचता है कि हम सडन चेंज नहीं चाहते। कल्चर, ट्रेडिशन, जो भी चीजें हैं ना, उसमें हम सडन चेंज नहीं चाहते, हम उसमें ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं। डेवलपमेंट चाहिए हमको, ऐसा नहीं कि पुराने तौर तरीके चलने दो, हमको नए भी चाहिए, लेकिन अचानक से नए नहीं चाहिए, स्लोली चेंजेस चाहिए, माइनर मेजर चेंजेस चाहिए। अचानक से सडन चेंज नहीं चाहते लोग, लिबरल लोग, ठीक है। तो इस लिबरलिज्म का आइडिया जो फैला, लिबरलिज्म लोग चेंज चाहते हैं, धीरे धीरे चेंज लाते हैं, इससे धीरे धीरे नेशन स्टेट भी बना है ना। इनकी सोच धीरे धीरे जागृत हुई। पहले क्या सोचते थे, पुरानी तरह ही रहो, तो प्रॉब्लम था, लेकिन लिबरलिज्म की सोच बाद में और बढ़ी, पूरे वर्ल्ड में फैली। वर्ल्ड तो नहीं बोल सकते, पूरे यूरोप में फैली, वर्ल्ड में ही फैली थी। पर बाकी वर्ल्ड पे तो ब्रिटिश का रूल चलता था, तो उस पर हम फोकस नहीं करने वाले हैं। वहाँ पे इस तरह की सोच का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ज्यादा फायदा किसमें हुआ? यूरोप में, ठीक। द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो याद रखिए, नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ावा मिला है सबसे पहले किससे? न्यू मिडिल क्लास के इमर्जेंस से, ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। दूसरी बात, द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के बढ़ने से, स्प्रेड होने से भी नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ावा मिला है। न्यू इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, नेशन स्टेट बढ़ेगा। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म स्प्रेड होगा, नेशन स्टेट बढ़ेगा। तीसरा, द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना। जी हाँ, कंजर्वेटिज्म का जो ट्रीटी और ट्रीटी ऑफ वियना हुआ है, द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब समझते होंगे, वो लोग जो चेंज नहीं चाहते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जो लोग चेंज चाहते नहीं, जो बिल्कुल पुराने तौर तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव लोग की सोच यहाँ पर बदली, है ना, आगे चल के, इसलिए बोला गया था न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना आप समझते हो कि वियना के शहर का नाम है, ट्रीटी मतलब समझौता। तो उस शहर में समझौता हुआ था, कुछ ट्रीटी हुई थी, जिसकी वजह से भी लोगों के अंदर नेशन स्टेट की थ्योरी की फीलिंग इमर्ज हुई, ठीक है। तीसरा कारण है। चौथा था राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी लोग, जैसे गिसिपी, मजीनी, गिसिपी, गरिबाल्डी, काउंट कैवर, है ना, इस तरह के लोग थे, रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। आप फ्रीडम फाइटर समझ लीजिए, पर ये आजादी के लिए लड़ रहे, नेशन को यूनाइट करने के लिए लड़ रहे हैं। गुलाम तो है नहीं देश, लेकिन यूनाइटेड नहीं है। देश की यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, जो वर्क कर रहे हैं, उनको रिवोल्यूशनरी बोला गया, क्रांतिकारी बोला गया है। तो कौन से क्रांतिकारी थे, हम पढ़ेंगे उनके बारे में, जैसे कि गिसिपी, गरिबाल्डी, गिसिपी, मजीनी, काउंट कैवर, है ना, इन सब रिवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी बदौलत ही जो पूरा नेशनल स्टेट थ्योरी है वो सामने आई है, इनके बदौलत ही नेशनल स्टेट थ्योरी और आगे बढ़ी है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 मेथड दिए हुए हैं, 4 मेथड नहीं हम कह सकते, हम 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए हैं जो क्या करते हैं, नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ाने में हेल्प किए हैं, ठीक। 4 हैं। एक तो न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस होना, दूसरा आइडियोलॉजी ऑफ किसका, लिबरलिज्म का स्प्रेड होना, और कंजर्वेटिव लोगों की नई सोच और ट्रीटी ऑफ वियना, और चौथा जो है राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों का आना सामने। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सब के वजह से क्या हुआ है, नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ावा मिला है। और स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो एक एक फैक्टर है ना, ये एक एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये 2 टॉपिक है, द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव और ट्रीटी ऑफ वियना, ये 2 टॉपिक है, यानी कि 4 फैक्टर्स से आपके 5 टॉपिक्स बनते हैं। हर एक टॉपिक पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा भी चुका है ना, 1 वर्ड से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो बहुत डिटेल में हम एक एक करके इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, डिस्कस करके पढ़ेंगे। आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है और नोट्स बनाते चलना है, ठीक। आप पहले ओरली याद कर लीजिए कि 4 कौन से हैं, है ना। पहला तो मिडिल क्लास का आना, दूसरा कि लिबरलिज्म की नई आइडियोलॉजी का फैलना, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म का स्प्रेड होना, तीसरा कंजर्वेटिव्स का न्यू स्पिरिट और ट्रीटी ऑफ वियना, चौथा न्यू रिवोल्यूशनरीज का आना। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ाने में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए हम एक एक इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, कैसे उस फैक्टर ने क्या किया है, नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ा है, उस फैक्टर में क्या हुआ है, उस टॉपिक में क्या हुआ है जिसकी वजह से नेशन स्टेट बढ़ा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे पहले उस फैक्टर की जिसने नेशन स्टेट की थ्योरी को बहुत बढ़ावा दिया, तो वो है द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। जी हाँ, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। हम बताते हैं आपको कि एरिस्टोक्रेसी क्या है, न्यू मिडिल क्लास है। न्यू मिडिल क्लास के बारे में तो आप जानते होंगे, यानी मिडिल क्लास से कुछ ऐसे लोग उभर के आए होंगे सामने जिन्होंने अपने आप को एजुकेट किया होगा, बिजनेस करके अमीर बनाया, यानी उनकी सोच अलग थी, यानी वो मिडिल क्लास जो चेंज हो चुका पूरी तरह से, उसका इमरजेंस हुआ है। अब हम बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी की। एरिस्टोक्रेसी क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं। देखिए,
पहली बात हम कंडीशन समझते हैं यूरोप की। यूरोप के मैक्सिमम पार्ट्स की जो कंडीशन थी वो कुछ इस प्रकार थी जो आपको समझा रहे हैं। देखिए, द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास इन कॉन्टिनेंट। क्या था कॉन्टिनेंट, मतलब यूरोप की बात चल रही है। यूरोप कॉन्टिनेंट है, पता हो आपको। तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ना, उस कॉन्टिनेंट में डोमिनेंट क्लास यानी सबसे अपर क्लास यानी सबसे हाई सोसाइटी यानी सबसे ज्यादा अमीर जो क्लास थी वो कौन सी थी? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड मतलब जिनके पास ढेर सारी जमीन थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब वो क्लास जो क्या करती हो, दूसरों को सताने वाली हो, दूसरों को क्या करनी हो, तड़पाने वाली हो, दूसरे के ऊपर रूल करने वाली हो, उन्हें दूसरों को डोमिनेट करती हो, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है ना, यातनाएं, यानी कि जो सजा देने वाले होते हैं, तड़पाने वाले होते हैं, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। यानी आप समझिए, समाज में जो बुरे काम करना, लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाला क्लास था ना, वो कौन सा था? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्लास था। वही डोमिनेंट क्लास था कहां पर? पूरे कॉन्टिनेंट में। जी हाँ, यूरोप में जो दूसरों को सताने वाला यानी सबसे अपर मिडिल क्लास, सबसे अमीर लोग थे, बिजनेस क्लास, जो सबसे अमीर लोग थे, जो दूसरे लोगों, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को सताते थे, कौन लोग थे वो? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। यानी वो एरिस्टोक्रेसी जिनके पास क्या था? लैंड था, जमीन का। यानी सिंपल भाषा में कहेंगे कि हमारे एरिया में, जैसे इंडिया के हिसाब से अगर आपको समझाएं, एग्जांपल के तौर पे कंपेयर करना हो, तो हमारे जो जमींदार थे ना, मुंशी लोग, मुनीम लोग, ठाकुर लोग, जमींदार लोग, मूवीज में आपने देखा होगा, उनके पास खूब जमीन होती थी, वो गांव के मालिक होते थे, है ना, गांव में लोगों को सताते थे, किसी को भी, है ना, उनका ही फैसला गांव में मानना जाता था, उनकी बात चलती थी, है ना, वही सरपंच होता था, गांव का मुखिया बन जाता था। पहले के समय की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं, ठीक। तो द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास इन कॉन्टिनेंट। जी हाँ, यूरोप के पूरे कॉन्टिनेंट में लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्या था? डोमिनेंट क्लास था। वही सबसे ऊंचे जाति के, समझ लीजिए आप, या सबसे ऊंचे घराने के लोग थे। दूसरी बात, दे ओन स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की जो भी पोस्ट थी ना, वो यही मालिक हुआ करते थे। दे ओन स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी बोथ इन टाउन्स एंड कंट्री साइड। जी हाँ, प्रॉपर्टी के भी, यानी लैंड वगैरह, घर वगैरह, खेत वगैरह, इन सब के मालिक भी यही थे। सरकार में भी इनकी ही चलती थी, यही सरकार के मंत्री भी हुआ करते थे, है ना। कहां पर? टाउन्स में भी और कंट्री साइड में भी। कंट्री साइड में भी है, टाउन में ही है, कोई अलग नहीं है ना। ये जो एरिस्टोक्रेसी है, लैंड एरिस्टोक्रेसी है, यही क्या है? सबसे आगे है। कहां पर? टाउन्स में भी और कंट्री साइड में भी। किन चीजों में? स्टेट के भी मालिक है ये, प्रॉपर्टी के भी मालिक है। तीसरा, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। दे स्पोक फ्रेंच एंड देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और इनका जो पारिवारिक संबंध होता था वो किससे जुड़ा हुआ होता था? शादियों से। जी हाँ, शादी से जुड़ा था, मतलब ये रिश्तेदारों में ही शादी किया करते थे, अपने रिश्तेदार की फैमिली, जैसे मामा की लड़की से शादी, बुआ की लड़की से, कुछ इस तरह से ये लोग शादियां किया करते थे। मतलब इनका फैमिली में ही दूर के रिश्तेदार, सगे नहीं, दूर दूर के रिश्तेदारों से क्या उनकी शादी होती थी, यानी आपस के फैमिलीज में ही शादी किया करते थे, यानी अपने समाज से बाहर इंटरकास्ट मैरिज ये लोग नहीं किया करते थे। ठीक है, दे स्पोक फ्रेंच एंड देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और आपको एक बात बता दें, ये भले ही डोमिनेंट क्लास रही हो, बट ये मेजॉरिटी नहीं थी, ये माइनॉरिटी में आती थी, यानी बहुत कम थे, ये बहुत पॉपुलेशन में बहुत कम थे दूसरों के कंपेयर में, चाहे मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, उनके कंपेयर में बहुत कम थे ये लोग। ठीक है, They spoke French and their families were connected by the ties of marriage. विवाह के बंधन से बंधा हुआ था इनका सबका परिवार। ठीक, अगली बात, they were minority while peasants were majority. जी हाँ, ये यूरोप में कॉन्टिनेंट में माइनॉरिटी थे, इनकी जनसंख्या कम थी, जबकि मेजॉरिटी में कौन है? पीजेंट लोग है। पीजेंट लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं, बिना लैंड के होते हैं। ठीक, तो गरीब लोग ज्यादा है, इसका मतलब चारों तरफ गरीबी फैली हुई है ना। तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्या है? माइनॉरिटी है। और जो पीजेंट्स है इस यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या है? मेजॉरिटी है। याद रखिएगा, आपको वन वर्ड में पूछा जा सकता है आपको, हु वर इन मेजॉरिटी इन यूरोप इन द कॉन्टिनेंट, है ना, ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी। तो आपको बताना पड़ेगा पीजेंट्स और मेजॉरिटी एंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसीज वर माइनॉरिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला, इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, अब कहानी चेंज हो रही है। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या हुआ? इन न्यू क्लास इमर्ज्ड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर मार्केट। जी हाँ, वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट्स में क्या हुआ? एक नया क्लास आ रहा है, वो ना पीजेंट वाला क्लास है, ना ही ये डोमिनेंट क्लास है, ना ही एरिस्टोक्रेसी वाला है, वो ना सताने वाला है, ना ही जिनके ऊपर अत्याचार हो जाए वो लोग भी नहीं है, ये अत्याचार करने वाले भी नहीं है, अत्याचार सहने वाले भी नहीं है। एक न्यू मिडिल क्लास आई है, कहां पर? ये वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। जो क्लास का, इस क्लास का जो नई क्लास आ रही है, उसका अमीर होना, उसका एग्जिस्टेंस या उसका जो भी चीज है ना हम देख पा रहे हैं, या उसका इमरजेंस किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, है ना, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर मार्केट। ये वो लोग थे जो मार्केट के लिए सामान बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, यानी ये वर्कर्स थे जो फैक्ट्री में काम करते थे, ये लोग मार्केट के लिए सामान बनाते, जो भी अपनी शॉप में कुछ सामान बना के मार्केट में बेचने के लिए, यानी तो ये वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? मार्केट के लिए अपना सामान बनाते हैं। एक नई क्लास इमर्ज हुई, यानी कि हम कह सकते हैं मिडिल क्लास को, यानी मिडिल क्लास ही वो पीपल थे जो मार्केट के लिए
सामान बनाते थे और यही लोग क्या हुए, इमर्ज हुए धीरे धीरे, अचानक से बढ़कर सामने आए। पीजेंट्स भी नहीं आए और डोमिनेंट तो पहले से आगे थे और पीजेंट तो पहले से पीछे थे। तो इस डोमिनेंट को पछाड़ते एक नई क्लास सामने है। कौन है वो? जो लोग मार्केट के लिए प्रोडक्शन का सामान बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं मार्केट के लिए ना, मिडिल क्लास वाले लोग ही हैं। ये कहां पर आए हैं? वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप में। जी हाँ, वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप। उसके बाद ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू सोशल ग्रुप ऑफ वर्किंग क्लास बिजनेसमैन एक्सेट्रा केम इनटू एग्जिस्टेंस। जी हाँ, ये वही समय था 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, जब पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्रीज आ रही थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही थी। इंडस्ट्रीज आने से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कौन? वर्कर, मिडिल क्लास के लोग फैक्ट्री में काम करेंगे तो उनके पास इनकम आएगी तो वो अमीर बनेंगे ना। वो फिर किसको टक्कर देंगे? इन डोमिनेंट क्लास वालों को, इन लैंडेड अरिस्टोक्रेसी को टक्कर देंगे। तो एक नई मिडिल क्लास आ रही है। पहले की मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की मिडिल क्लास एकदम डरी सहमी रहती थी, चुप रहती थी, अत्याचार सहती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उनके पास पैसा आया, उन्होंने खुद को एजुकेट किया और कुछ ही सालों में एक नई क्लास जो है उभर कर सामने आई, जो इस लैंडेड अरिस्टोक्रेसी को क्या दे सकती है? टक्कर दे सकती है। ठीक। The idea of national unity gained popularity among the educated liberal middle class। और इसी एजुकेटेड पढ़े लिखे मिडिल क्लास में द आइडिया जो है नेशनल यूनिटी का, इसने बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन की, यानी बहुत फेमस हो गया इन मिडिल क्लास में। नेशनल यूनिटी का जो बात है ना, इनके बहुत है। जो अमीर लोग थे, हम बता देते हैं कि मिडिल क्लास में ही, देखिए आपको अगर ध्यान से समझना है कि ये मिडिल क्लास के अंदर ही क्यों नेशनल यूनिटी की फीलिंग आई है, नेशनल स्टेट को बढ़ाने की फीलिंग क्यों आई है। तो सबसे पहली बात, जो मिडिल क्लास है, सॉरी जो अपर क्लास है, डोमिनेंट क्लास, वो पूरा अमीर है, पूरा स्टेट और प्रॉपर्टी के मालिक वही है। तो इनके पास इतना पैसा है, वो इतने अमीर हैं कि उनको सोचने की जरूरत ही नहीं कि नेशन यूनाइट हो या ना यूनाइट, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। दूसरा, जो पीजेंट्स लोग हैं, पीजेंट लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास 2 वक्त का खाना ही नहीं है, वो खाली पेट भूखे सोते हैं, और कई बार भूखे सो जाते हैं, कई बार खाना मिलता है। तो वो लोग अपना खाने का इंतजाम करने में इतने बिजी हैं कि वो लोग देश के भलाई की बात सोच ही नहीं सकते। यानी यहाँ पर आप देखिए, बहुत अमीर है, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, गरीब सोचने का टाइम नहीं है। और दूसरा मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास ही क्या कर रहा है? थोड़ा सा पैसा गेन किया है, इसने गरीबी वाली कंडीशन देखी है, इसलिए ये क्या चाहता है कि थोड़ा पैसा गेन करने के बाद अत्याचारी ना बने, ऐसा ना बने। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने तो अभी अभी ग्रोथ हासिल की है। वो मिडिल क्लास ही है जिसके पास सोचने की पावर है। सोचने की पावर इसके पास क्यों है? क्योंकि ना ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा गरीब है। गरीब नहीं है तो इसके पास खाना है, तो सोच सकता है, और इतना अमीर भी नहीं है किसे कि सोचने की जरूरत ही ना पड़े, देश यूनाइट रहे ना रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी नहीं है इसके साथ, क्योंकि बहुत अमीर भी नहीं है। यानी कि मिडिल क्लास वाले के अंदर ही नेशनल स्टेट की पॉपुलैरिटी क्यों गेन हुई? कि वो चाहते हैं कि जो अमीर लोग अत्याचार किए हैं हम लोगों के ऊपर, कभी जब हम गरीब हुआ करते थे, तो वो अत्याचार ना सहना पड़े हम लोग को, या जो लोग सह रहे हैं उनको ना सहना पड़े। इसीलिए ये न्यू क्लास के अंदर जो है नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग है, इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है इस न्यू मिडिल क्लास के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम क्लियर करा दें कि यूरोप की कंडीशन क्या है, न्यू मिडिल क्लास कैसा है, अरिस्टोक्रेसी क्या है। यूरोप में मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या होता था? लैंडेड अरिस्टोक्रेसी थे, यानी वो लोग जो लोगों पर अत्याचार, दूसरे लोगों पर अत्याचार करते थे, खासकर पीजेंट्स और मिडिल क्लास पर, वो लोग डोमिनेंट क्लास थे पूरे कॉन्टिनेंट में। यूरोप में डोमिनेट करने वाले यानी ज्यादा ऊंची जाति के लोग कौन थे? लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाले। ठीक। दूसरी बात, ये स्टेट के भी मालिक थे, प्रॉपर्टी के भी मालिक थे, है ना, कंट्री साइड में भी और टाउन साइड में भी, दोनों जगह स्टेट और प्रॉपर्टी के मालिक यही लोग हैं, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी लोग ही हैं। ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और इनका परिवार कनेक्टेड है किससे? मैरिज से, है ना, टाइज ऑफ मैरिज, ये मैरिज से कनेक्टेड है। और तो और ये कंट्री में माइनॉरिटी ग्रुप में है, जबकि पीजेंट्स लोग मेजोरिटी में हैं। जी हाँ, ये भले ही माइनॉरिटी लेकिन फिर भी क्लास डोमिनेट कर रहा है पूरे देश को, पूरे कॉन्टिनेंट को। ठीक। फिर उसी के साथ क्या हुआ? वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो यूरोप के, एक नई मिडिल क्लास आ रही है। ये नई मिडिल क्लास मार्केट के लिए प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करने के बाद ये क्या होते हैं? पैसा कमाते हैं, उससे खुद को एजुकेट करते हैं और उनकी सोच बदलती है। अब उसी समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो ये जो न्यू क्लास है इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाया, उनको जॉब मिली फैक्ट्रीज में, उन्होंने पैसा कमाया, खुद को एजुकेट किया और देश की भलाई के लिए सोचा। और ये जो नई क्लास आई है, यही इसी क्लास के अंदर, ये न्यू मिडिल क्लास के अंदर ही जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी है उसने पॉपुलैरिटी गेन की है। ठीक है, तो क्यों की है? मिडिल क्लास में आपको हम समझा दिए हैं। अमीर को सोचने की जरूरत नहीं है, अमीर को बदलाव की आवश्यकता ही नहीं, इसका बहुत पैसा है, उसको पेट्रोल डीजल 2-4 रुपए महंगा उसको फर्क ही नहीं पड़ता अमीर को। क्यों? उसका करोड़ों की कार है, वो 2-4 लीटर पेट्रोल, 90 का पेट्रोल 100 भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता। और गरीब आदमी जो है, पीजेंट वगैरह, उनके पास तो कार बाइक है ही नहीं, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ भी जाए या घट भी जाए उनको फर्क ही नहीं पड़ता। बच जाते हैं मिडिल क्लास वाले, क्योंकि उनको ही भुगतना पड़ता है। अगर 80 का 90 हो जाए तो उनका महीने का बजट बिगड़ जाता है ना। तो यही बात मिडिल क्लास वालों को फोकस करनी थी। यही बात यूरोप में भी, ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल की बात थी, बट वहां भी जो अत्याचार हो रहे थे मिडिल क्लास ध्यान दे रहा था, गौर कर रहा था, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ावा देने में किसका रोल बहुत रहा है, न्यू मिडिल क्लास का रोल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला फैक्टर जो कि नेशन स्टेट की थ्योरी को बढ़ाने में हेल्पफुल रहा है। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। सो स्टूडेंट्स, द राइजिंग न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं नेशन स्टेट की एक न्यू डेफिनेशन के बारे में। जी हाँ, फ्रांस के ही एक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का मतलब जानते होंगे, थिंकर, जो अपनी फिलोसफी, अपने आइडियाज, थॉट से समाज को जागरूक करने की कोशिश करता है या न्यू आइडियाज देता है समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये जो फिलोसोफर हैं वो है अर्नेस्ट रेनन। जी हाँ, अर्नेस्ट रेनन। एक्चुअली तो ये इनका नाम था नेस्ट रेनन। एक्चुअली आप इसको साइलेंट पढ़ते हैं, इसको यार साइलेंट कर देते हैं, बट फिर भी आप ध्यान रखिए अर्नेस्ट रेनन इस तरह से नाम याद रखिए ताकि स्पेलिंग याद रखने में आसानी हो। ERNEST रेनन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, RENN। तो ये जो अर्नेस्ट रेनन है ये फिलोसोफर है। इन्होंने नेशन स्टेट की एक नई थ्योरी दी। इन्होंने क्या थ्योरी दी कि नेशन जो है वो बनता है सेक्रीफाइसेस से। नेशन स्टेट आपको बनाना है तो आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे, आपको डिवोशन करना होगा। ठीक, अर्नेस्ट रेनन का कहना है, वो फिलोसोफर हैं, इन्होंने नेशन स्टेट की थ्योरी दी कि ए नेशन स्टेट क्रिएटेड, ए नेशन स्टेट स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइसेस एंड डिवोशन। जी हाँ, ये बलिदान देकर, डिवोशन मतलब समर्पण देकर बनता है। इसमें हीरोइक पास्ट होता है नेशन का। हीरोइक पास्ट मतलब यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, यानी नेशन स्टेट बनाने के लिए युद्ध करना होगा, है ना। उसमें जो बुरे लोग होंगे, विलन्स, उनको हराना होगा, यानी जो बुरे राष्ट्र होंगे, बुरे राजा होंगे, जो नेशनल यूनिटी नहीं चाहते होंगे, उनको हराना होगा। एक हीरो की तरह जीत हासिल करनी होगी। और तो और ये जो पास्ट होगा पूरा ग्लोरियस होगा। ग्लोरियस होगा मतलब आगे चल के इसको बहुत ही अच्छा माना जाएगा, इसकी तारीफ की जाएगी, जैसे आज की जा रही है। उन्होंने जो लड़ा था वो उस वक्त इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक, और तो और इन्होंने कहा कि कभी भी जो नेशन होना चाहिए वो प्लीबिसिकेट होना चाहिए, प्लीबिसिकेट पे बेस्ड होना चाहिए। ये प्लीबिसिकेट क्या है, ये इसका मतलब क्या होता है, प्लीबिसिकेट का मतलब होता है वन वोट, है ना। वोट, अ वोट टू डिनाई और एक्सेप्ट, ए वोट टू डिनाई और रिजेक्ट बोल सकते हैं हम, रिजेक्ट है एक्सेप्ट, यानी किसी भी नेशन में ये प्लेबिसिकेट होना ही चाहिए। यानी देश में ऐसा नहीं होना कि राजा अपने मन से बन गया और अपने मन से हट रहा है, जब चाहे वो अपने मन से कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में कभी भी प्लेबिसिकेट होना चाहिए, इसका मतलब वोटिंग होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। आपके नॉर्मल भाषा में, टर्म्स में कहे तो हम वो चाहते थे कि इलेक्शन हो, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो, वन वोट वन वैल्यू वाला सिस्टम चले, है ना। ऐसा चाहते थे कौन, अर्नेस्ट रेनन चाहते थे। इनका कहना था कि नेशन स्टेट तभी बनेगा जब सैक्रिफाइस और डिवोशन होगा, और ये चाहते हैं कि नेशन स्टेट बनाने के लिए हीरोइक पास्ट और ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। और तो और नेशन स्टेट में, किसी भी नेशन में प्लेबिसाइट होना चाहिए। इसका मतलब एक वोट से डिसाइड हो कि कोई रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, यानी कोई राजा बनेगा या नहीं बनेगा, कोई देश के ऊपर रूल करेगा या नहीं करेगा, वोट से डिसाइड होना चाहिए। यानी कि ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज चाहते हैं। तो ये बात हमने की है। तो ये आप समझ सकते हैं नेशन स्टेट की एक नई थ्योरी है। तो आपकी कोई अलग थ्योरी नहीं है, मतलब कोई अलग डेफिनेशन नहीं है। जैसा हमने इसके पहले नेशन स्टेट की क्या दी थी डेफिनेशन, कि सभी लोग को कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, बिलोंग करते हैं एक ही नेशन को, ऐसा अगर फीलिंग हो जाए, रियलाइज हो जाए तो नेशन स्टेट है ना। तो बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि नेशन स्टेट अगर बनाना है आपको, इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बताया कि नेशन स्टेट किसे बोलते हैं। इन्होंने बोला कि नेशन स्टेट अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, यानी कि बलिदान देना होगा, लाइव्स जाएंगी, मतलब लड़ाई होगी तो कुछ लोग को मरना पड़ेगा, कुछ लोग की जान जाएगी। और तो डिवोशन देना पड़ेगा, समर्पण, इन्हें अपने सारे काम धंधे छोड़ के, पढ़ाई लिखाई या बिजनेस वर्क जो भी आप कर रहे हैं वो छोड़ के आपको देश के प्रति समर्पित होना होगा ना, यानी देश के लिए लड़ने जाना पड़ेगा, डिवोशन, समर्पण। और ये कहते हैं कि कंट्री में जो नेशन स्टेट बनाना है, हमें जो नेशन स्टेट बनाना है पूरे यूरोप में, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हीरोइक पास्ट लड़ना होगा, ग्रेट फाइटिंग करनी होगी, और कुछ ऐसा करना होगा जिससे ग्लोरी हो जाए, यानी बहुत ज्यादा कीर्ति स्थापित हो जाए, यानी भविष्य में उस कहानियां सुनाई जाए, बहुत इतिहास लिखा जाए, ऐसा ये चाहते थे, ऐसा इनका मानना था। और ये कहते थे कि कोई भी नेशन में प्लेबिसाइट होना चाहिए। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है कि वोटिंग होना चाहिए, यानी कि एक वोट से ही डिसाइड हो कि कोई चीज को, किसी पर्सन को या किसी पॉलिसी को, किसी स्कीम को या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, सिर्फ वोटिंग के थ्रू होना चाहिए। किसी राजा के मन में आया कि एक्सेप्ट किया जाए तो एक्सेप्ट, राजा के मन में रिजेक्ट तो रिजेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोनार्कियल सिस्टम नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सब कुछ वोटिंग के थ्रू होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी न्यू डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट बाय द फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन। ये फ्रेंच फिलोसोफर है, इन्होंने ये थ्योरी दी है अर्नेस्ट रेनन ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, बट ये आपके सिलेबस में है, दिया गया था एक बॉक्स में, बुक में, एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको हमने बता दिया इंट्रोडक्शन। तो याद रखिएगा अर्नेस्ट रेनन के बारे में। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि नेशन स्टेट की दूसरी थ्योरी किसने दी है, तो अर्नेस्ट रेनन ने। और अर्नेस्ट रेनन ने क्या थ्योरी दी है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए,
ये टर्म के बारे में पूछ सकता है। तो प्लेबिसाइट का मतलब क्या, ए वोट टू डिनाई और रिजेक्ट एनी प्रपोजल और स्कीम। या देखिए ए वोट टू डिनाई और एक्सेप्ट है ना, टू डिनाई, रिजेक्ट और एक्सेप्ट, ऐसा हो सकता है प्लेबिसाइट का मतलब। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशन स्टेट की न्यू थ्योरी क्या है। हमने जो फैक्टर्स थे राइज इन नेशनलिज्म यूरोप की बात की, उसमें कि नेशन स्टेट को बढ़ाने में जो फैक्टर्स थे, जिसमें हमने द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की बात हमने की है। सो स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया होगा कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो नेशन स्टेट की थ्योरी पे बेस्ड है। इसमें हमने देखा कि पास्ट थोड़ा सा पढ़ा कि मिड 18th सेंचुरी के वक्त स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी जैसे आज देखते हैं वैसे नहीं थे मिड 18 के वक्त, है ना, उन्हें यूनाइट किया गया है। वो कैसे किया गया, नेशन स्टेट थ्योरी की बदौलत किया गया है। अब नेशन स्टेट थ्योरी को बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि न्यू मिडिल क्लास, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, है ना, इस तरह की चीजें, राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज हमने पढ़ा, ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह ये सब पढ़ा। और उसमें से हमने सबसे पहला टॉपिक द एरिस्टोक्रेसी एंड द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास की भी बात की कि कैसे न्यू मिडिल क्लास के आने की वजह से, न्यू मिडिल क्लास के सपोर्ट की वजह से ही क्या हुआ है, नेशनल स्टेट की थ्योरी को बढ़ावा मिला है। और तो हमने अर्नेस्ट रेनन की न्यू थ्योरी पढ़ी नेशनल स्टेट की, न्यू डेफिनेशन पढ़ी कि नेशनल स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, क्या होता है, जिसमें हमने प्लेबिसाइट की बात की। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनलिज्म यूरोप कैसे बना हुआ है, कौन से इसके फैक्टर्स हैं। बाकी के उसके फर्दर फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए इसी तरह विद्या स्थली वाले सर।